क्लास खत्म कर लेंगे तब बात होगी। जिनको क्लास प्लीज बता दीजिए ना। अरे बोले थे जुलाई के लास्ट या अगस्त में, अब मैं कब कर ले, मतलब पढ़ने की रुचि कम है और इन सब बातों की चर्चा आप कर रहे हैं जो कि आपको जानकारी हो ही जाएगी, तो आप रुचि से इस बात को समझिए। तो पहला हम बतलाएंगे कि पर्यावरण क्या है, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। दूसरा हम बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने हैं। फिर हम बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है, और फिर बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव क्या है, और तब हम बतलाएंगे पर्यावरण का नियंत्रण और उपाय क्या है। ये 5 टॉपिक 2 दिनों में होगा। आज हम बतलाएंगे आपको कि डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा, और फिर बताएंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। आज इस 2 और बाकी 3 कल बताएंगे। अब आप लोग कागज कलम पर नोट करें, जहां पर कि हमको डेफिनेशन नोट कराना होगा हम डेफिनेशन आपको नोट करा देंगे, जहां हमको पॉइंट्स नोट कराना होगा हम आपको पॉइंट्स नोट करा देंगे। आप थोड़ा भी एक बार भी माइक न खोलेंगे, मैं बहुत आहिस्ते से नोट कराऊंगा ताकि आपको सुनने में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि उसके बाद भी दिक्कत हो तो बाद में आप अपने फ्रेंड से मदद लेकर पूरा कर लेंगे, लेकिन बीच में न बोलेंगे। इससे क्या होगा कि पढ़ाई में अवरुद्धता आ जाएगी और आपको मैं 100% देना चाहता हूं वो नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए आप इस बात का ख्याल रखें। अभी आप नोट कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण का परिभाषा। परीक्षा में सब पूछा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है और इसके प्रकारों को स्पष्ट करें। व्हाट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्कस इट्स मेन टाइप्स। तो आराम से आप लिखेंगे। हम जो आपको पढ़ाएंगे इसमें आप ध्यान देंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे आपको, तो जहां हमको हिंट करना होगा आपको हिंट कर देंगे, क्योंकि इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही पूरा खेला है आपका। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस चैप्टर से जो भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आप सभी इत्मीनान से लिखेंगे। समझ गए? इंट्रोडक्शन के तौर पर आप समझे कि पर्यावरण प्रदूषण विश्व की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। मानव के असंयमित व्यवहार के कारण पर्यावरण का इतना क्षति पहुंच रहा है कि इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हम मानव के लिए जो चीजें प्रकृति से चाहिए वो प्रकृति हमें देती है और उसको पाकर हम अपने जीवन निर्वाह करते हैं और आराम से कर सकते हैं। लेकिन मानव ने क्या किया कि इस प्रकृति से हमें संयमित रूप में चीजों को लेना चाहिए था, रूप में और संयमित रूप में चीजों को लेना प्रारंभ कर दिया।
और फिर भैया हम मानव भैया नेट देना, क्लास खत्म हो जाता है। माइक ऑफ कर दीजिए ना। तो हम मानव ने इस तरह प्रकृति का दोहन किया जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। हम लोगों ने एक तरफ प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया और दूसरे तरफ जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, अपशिष्ट चीजें हैं, उसको में जहां तहां प्रकृति में हम छोड़ते चले गए। नतीजा क्या हुआ कि प्रकृति इतना अधिक प्रदूषित हो गई है कि आपको आगे क्लास में बतलाया जाएगा कि ओजोन लेयर जो हमारे आपके ऊपर है 25-30 किलोमीटर ऊपर, उसमें छेद हो गया है। आपके सामने में दिखाई पड़ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है, वैश्विक तापन की, क्लाइमेट चेंज की समस्या उत्पन्न हो गई है। यानी जो ऋतुएं जितने समय के लिए होने चाहिए था वो नहीं हो रहा है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो रहा है। इससे हुआ क्या? जैव मतलब जिसमें जीवन है, जैव मतलब जिसमें जीवन है, यानी मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलीय पदार्थ, सब के सब क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो अजैव चीजें हैं जिसमें जीवन नहीं है वो भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। हमारा वायु, हमारा जल, हमारी मिट्टी, हमारे पहाड़, हमारे मकान, हमारी गाड़ियां, सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहा है। इसीलिए पूरा विश्व चिंता में पड़ा हुआ है कि कैसे इसको बचाया जाए। यही कारण है कि आपको मैं लास्ट जब कल क्लास समाप्त करूंगा तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के संदर्भ में बतलाऊंगा कि इसीलिए अर्थ डे मनाया जाता है, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसीलिए जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ताकि हम मानव को जागरूक कर सकें और हम आप के व्यवहार से प्रकृति गंदा न हो, प्रदूषित न हो, ऐसा व्यवहार कर सकें। तो इस प्रकार वर्तमान में प्रकृति को प्रदूषित करने में मानव का सर्वाधिक हाथ है। इसीलिए मानव व्यवहार का सच पूछिए यह उपज है। अब प्रश्न उठता है क्या कि पर्यावरण प्रदूषण है क्या? किसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे? बड़ी सरल शब्दों में आप समझ जाएंगे। हमारे चारों बगल जो चीजें हैं, चारों बगल, हम उसको पर्यावरण कहते हैं। हम पहाड़ से घिरे हुए हैं, हम जंगल से घिरे हुए हैं, हम नदी नाले से घिरे हुए हैं, हम वायु से घिरे हुए हैं, हम पेड़ पौधे से घिरे हुए हैं। इस प्रकार मानव के चारों ओर जो चीजें हैं वो पर्यावरण हो गया, और वो पर्यावरण हो गया, और वो पर्यावरण में गंदगी का प्रवेश कर जाना मानव के क्रियाकलाप के कारण, कैमरा म्यूट करा, आवाज म्यूट करा, तो उसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। और आप लोग बोलिए एकदम म्यूट करो तो क्या है? दोनों यहां रखिए, समझ जाइएगा, एकदम आनंद से समझने की कोशिश कीजिए। तो पर्यावरण जो हमारे चारों बगल है उसमें जो गंदगी प्रवेश कर गया है, जिस कारण से उसे ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं।
इसकी एक राष्ट्रीय शोध संस्थान है, उन्होंने बड़ी सरल परिभाषा दी है। आप लोग नोट कर लें तो समझने में सुविधा होगी। नोट कीजिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान के अनुसार ये पर्यावरण शोध राष्ट्रीय, आप लोग बोले मत प्लीज। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान के अनुसार, अब इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिए। डेफिनेशन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में। मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्टों के रूप में पदार्थ, ठीक है एकदम बोलिए प्लीज, पदार्थ एवं पदार्थ एवं सर जो हल्ला कर रहे हैं उनको रिमूव करिए सर। गणेश जी, गणेश जी, पदार्थ एवं ऊर्जा विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को सर गणेश बोल रहे हैं, बताया जाए कुछ। नहीं, कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ाने में, तो ठीक है, हम हटा देंगे सर उसको इधर से। दिक्कत हो रही है, हटा दीजिएगा। ठीक ठीक है सर, तभी बच्चे इफेक्टेड ना हो। ठीक ठीक है सर। विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को प्रदूषण कहा जाता है। पूर्ण विराम, ब्रैकेट बंद। एक बार पुनः मिला लीजिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान के अनुसार मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्टों के रूप में पदार्थ एवं ऊर्जा विमोचन से, पदार्थ एवं ऊर्जा विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को प्रदूषण कहा जाता है। यदि आप अपनी परिभाषा को, इसको जो राष्ट्रीय शोध संस्थान ने दिया है, यदि इस परिभाषा को आप ध्यान से देखें तो यह परिभाषा दो बातों पर केंद्रित है। प्रथम, पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरणीय तत्वों यानी वायु, जल, मिट्टी आदि में होने वाला हानिकारक परिवर्तन है। मतलब जो प्रकृति की चीजें हैं, वायु,
जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जो भी प्रकृति की चीजें हैं, नदी, तालाब, यदि ये चीजें गंदी हो रही हैं, प्रदूषित हो रही है, गंगा कितना अपवित्र हो गया है, हो गई है ना गंगा अपवित्र। तो ये सब पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आता है। यानी प्रकृति प्रदत्त चीजों में दूषित चीजों का प्रवेश होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पहली बात स्पष्ट हुआ। यह परिभाषा जो राष्ट्रीय शोध संस्थान के द्वारा दिया गया है, यह परिभाषा दूसरी बात क्या स्पष्ट कर रहा है, सो आप ध्यान से देखिए, आपके सामने परिभाषा है। दूसरी बात यह स्पष्ट कर रहा है कि यह इस तरह की समस्या मानव क्रियाकलापों का परिणाम है। हम मानव ने कभी भी इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे कौन सा व्यवहार से प्रकृति गंदा हो रहा है। हमारी पृथ्वी जो है अपवित्र हो रही है, हमारे जल जो है वह दूषित हो रहे हैं, हमारी वायु जो है वह दूषित हो रहा है, हम मानव के व्यवहार से। लेकिन हम मानव सैद्धांतिक तौर पर चीजों को जान तो गए हैं, हमारे पास ज्ञान तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जी सर, बिल्कुल। इसीलिए प्लीज सर, एग्जाम में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को डिस्क्राइब भी करना होगा या फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही दिया जाएगा? देखिए, ये हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपका तो इस पेपर में तो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, मालूम है ना? जी हाँ यस सर। हाँ, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव कहां से क्या बन जाएगा आपको पता चल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नंबर 1, और इसको इसलिए जानिए कि यदि आप कंपटीशन देंगे पर्यावरण प्रदूषण पर, निश्चित रूप से आपको लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप आंसर 150 वर्ड का या 600 वर्ड का जरूर पूछा जाएगा। जब भी कोई कंपटीशन दीजिएगा तो वहां पर यह जो नॉलेज है आपको का जो अपना स्वभाव है, मिट्टी का जो अपना स्वभाव है, पेड़ पौधे का जो अपना स्वभाव है, यदि वो स्वभाव बदल जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको हम प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से हम उसको पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। और यह प्रदूषण फैलाने वाला कौन है? तो हम मानव। कितनी गंदगी हम मानव प्रतिदिन पर्यावरण में फैलाते हैं, यह हम आप खुद सोच सकते हैं। जहां तहां हम लोग कूड़ा कचरा फेंक डालते हैं, जहां तहां हम लोग बाथरूम करने के लिए बैठ जाते हैं। आज भी इतना सरकारी प्रयास के बाद भी जहां तहां हम थूक डालते हैं। यानी इससे प्रकृति काफी दूषित हो रहा है। बच्चों, मैं शेयर करूं अपना भाव। हमारी छोटी बिटिया लंदन में रहती है, इंजीनियर भी है, हस्बैंड भी इंजीनियर है। एक वहां पर मोहल्ला है जहां पर हम रहते थे, ट्रिनिटी कहलाता था वो एरिया। हमने उस एरिया में करीब एक बार 21 दिन रहा, दूसरे दिन बार 32 दिन रहा, 53 दिन रहा। कभी भी सड़क पर एक कागज का टुकड़ा या पेड़ का पत्ता या किसी प्रकार की गंदगी नहीं देखी। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो कुत्ता लेकर वो लोग मॉर्निंग वॉक करते थे, तो इतना उन लोगों में यह सेंस था कि वो अपने साथ प्लास्टिक लेकर चलते थे। और कुत्ता यदि पॉटी कर दिया कहीं, तो हाथ में वो प्लास्टिक लगाते थे कवर्ड,
और उस पॉटी को उठाकर पन्नी में रख लिए, हाथ में लटका कर जा रहे हैं, और जहां डस्टबिन मिलता था वहां गिरा दिया। हर जगह 3 तरह का डस्टबिन था। तो कहने का मतलब यह है कि ठीक है, हमारा भारत उतना डेवलप नहीं है, उतना धनी नहीं है, लेकिन व्यवहार का ढंग थोड़ा हम अच्छा जरूर कर सकते हैं। तो मानव के, इसीलिए ये शोध संस्थान कहता है कि मानव के क्रियाकलाप के कारण ही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। यदि मानव अपने क्रियाकलाप को, अपने व्यवहार को, अपने ढंग को, अपने जीवन शैली को नियंत्रित कर ले, तो हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत हद तक नियंत्रण कर सकते। हम फिर आगे कल की क्लास में बात करेंगे कि उसका कारण क्या है और फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है और फिर उसके समाधान का उपाय कैसे हो सकते हैं, हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम इतना ही बात करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। मैंने पर्यावरण प्रदूषण को समझा दिया। दरअसल यदि इसको आप शाब्दिक रूप में देखें, इसके अर्थ को, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों में होने वाले हानिकारक परिवर्तन जीवधारियों एवं जुड़े पदार्थों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए तो। कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण मानव क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप वह प्रतिक्रिया है जिसके कारण जीवधारियों जिसमें जीवन होता है एवं उससे जुड़े पदार्थों में प्रदूषण आ जाता है, खराबी आ जाता है, तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। क्लियर? धुआं, धूल के कण, अपशिष्ट पदार्थ, जहां तहां गंदगी फैलाना आदि पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत हैं, सोर्स हैं। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत 2 चीजें महत्वपूर्ण हो गई। पहला, पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलाप का परिणाम है, और दूसरा, इसके चलते प्रकृति की जो स्वाभाविक गुण है उनके चीजों का, वह स्वाभाविक गुण नहीं रह जाता है, वह दूषित हो जाता है, वह गंदा हो जाता है। तो इस स्थिति को हम पर्यावरण प्रदूषण के नाम से पुकारेंगे। और कहीं कोई कंफ्यूजन? नो सर। यस सर। क्या बतलाइए सर, पोल्यूशन जो होता है वो सिर्फ मानवीय क्रियाकलाप से होता है, प्राकृतिक से नहीं होता है, ऐसा क्यों? बहुत के बराबर सर, वेल्केनो से जो SF2 और जो गैस निकलता है और ये जो धुआं, वो भी तो एक पोल्यूशन का कारण है। हाँ, ज्वाला होता है कि कहा भूकंप से, लेकिन वो यदा कदा होता है। यदि उस प्रदूषण में देखें आप, तो मुश्किल से 1% आपका प्रदूषण होता है प्राकृतिक कारण, 99% होता है मानव क्रिया। आपने सही उत्तर गया है कि प्राकृतिक विपदाएं भी ऐसा उत्पन्न करती, समझ गए। लेकिन यदि आप रिसर्च को देखेंगे तो बताता है अधिकांश यही है, हम मानव ने प्रकृति को इस तरह दोहन किया है जिस पर कि संयम नहीं रखा है, और प्रकृति के अपशिष्टों से उसको भर डाला है, जिसके कारण प्रकृति की खतरा उत्पन्न हो गया है। ये बात प्राकृतिक है, हम बात करेंगे आगे। कारण में हम बताएंगे कि कहां प्राकृतिक कारण है
लेकिन गौर से आप देखेंगे कि अधिकांशतः मानवीय क्रियाकलाप का वो परिणाम है। और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। आगे बढ़े? जी सर। अब नोट कीजिए आप। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। इसके बहुत सारे प्रकार उभर कर सामने आए हैं। सभी प्रकारों को आप नोट कर लें तो जो समझने की सुविधा होगी, लेकिन जो मूलतः मूल प्रकार है उसको समझना ज्यादा जरूरी है, और बाकी को हम नॉलेज के सेंस से रख सकते हैं। समझ गए? हम आपको 4 प्रकार पर आज प्रकाश डालेंगे, जिससे हम लोग अवगत भी हैं और उसको समझने की भी जरूरत है। और ये ज्यादा प्रदूषित हुआ है और इसको बचाना मानव के लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे वायु, जल, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। इस 4 पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप नोट कर लें कि कितने प्रकार के मूल होते हैं। नंबर 1, एयर पॉल्यूशन, जिसको हम वायु प्रदूषण कह सकते हैं। नंबर 2, वाटर पॉल्यूशन, जिसको हम जल प्रदूषण कह सकते हैं। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण सर ना, जिसको ध्वनि प्रदूषण कहेंगे हिंदी में। चौथा, सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण। कुछ किताबों में मिट्टी प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण, और कुछ किताबों में आप देखेंगे कि मिट्टी की जगह पर अर्थ पॉल्यूशन, भूमि प्रदूषण भी लोग लिखते हैं, लेकिन हमने सॉइल पॉल्यूशन शब्द का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। 5वां, थर्मल पॉल्यूशन, ताप प्रदूषण। क्या सर, नहीं समझे? थर्मल पॉल्यूशन, ताप प्रदूषण। 6, मेरीन पॉल्यूशन, MARINE, मेरीन पॉल्यूशन, जिसको हम समुद्री प्रदूषण भी कहेंगे हिंदी में। 7वां, केमिकल पॉल्यूशन, जिसको हम रासायनिक प्रदूषण भी कहेंगे। प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसको हम प्लास्टिक प्रदूषण कहेंगे। एंड लास्ट, लाइट पॉल्यूशन, जिसको हम प्रकाश प्रदूषण कहेंगे। कुछ किताबों में और पॉल्यूशन की बात हुई है, लेकिन मोटे तौर पर ये 9 जो टाइप्स हैं वो हम लोगों को जानने चाहिए। लेकिन मूलतः आप परीक्षा में यदि कंपटीशन में आप कोई कंपटीशन में पूछ दिया गया कि राइट एन एसे ऑन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन या थ्रो लाइट ऑन द मीनिंग ऑफ environmental pollution
एंड इट टाइप्स। सपोज कीजिए कि पूछ दिया पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ और प्रकार पर प्रकाश डालें, तो जब लिखने का तरीका ये है कि प्रदूषण, इसके प्रकार बहुत ज्यादा बतलाए जाते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार का है, 9-10 का आप नाम गिना दीजिए। लेकिन हम यहाँ पर जो मूलभूत रूप से जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मानव को, पशु पक्षी को, जीव जंतु को, पेड़ पौधे को, जलीय पदार्थ को या अजैव चीजें जिसमें जीवन नहीं भी है उसे भी वो प्रभावित करता है, तो उसमें हम 4 की बात करेंगे और आप 4 को लेकर बढ़ जाए। तो इससे एग्जामिनर को समझने में क्या सुविधा होती है कि यदि आप लॉन्ग टर्म आंसर लिखते हैं कि एग्जामिनर ये समझ जाता है आपके बारे में कि बच्चा हमारा जो आंसर लिख रहा है, स्टूडेंट, वो जानता सब कुछ है, लेकिन जो इफेक्ट ज्यादा कर रहा है सोसाइटी को, हमको उसका वर्णन उन्होंने किया है। बात समझ में आ गई? तो ये स्टाइल है नोट लिखने का। वैसे भी इसमें विभिन्न डिसिप्लिन के बच्चे होंगे, तो आपको सब्जेक्टिव टाइप आंसर जहां लिखना है तो उसमें आप ध्यान देंगे कि आपको 20 नंबर पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप उसके लिए 15 मिनट रख दीजिए। और सर इसका एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो न सब तब सब्जेक्टिव टाइप क्यों न एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्या कहा होगा? ओ भाई, आपको समझ में नहीं आता ऑब्जेक्टिव? आप नहीं समझ रहे बात को। दो लड़का यदि कंप्यूटर में गया और पूछता है, हम तो बच्चों के भविष्य के बारे में देख रहे हैं ना, आप तुरंत तत्काल लाभ को देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव भी हम बता देंगे कल जो इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए? इसीलिए क्लास को धैर्य से सुनिए और माइक को ऑफ कर दीजिए, प्लीज माइक को ऑफ कीजिए। ऐसे तो अभी समझने के लिए हम जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव की बातें होंगी आप समझेंगे। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? ताप जहां थर्मल में इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, मतलब जैसे प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया जाता है तो उसको तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है, चलता है ना। हाँ जी, तो आपको मैं बोल देता हूं कि 4 को मैं डिटेल में बताऊंगा, बाकी को आप लोगों के हाथ में दुनिया है। समझ गया मतलब? जी सर। दाबिएगा कि व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन, बहुत संक्षिप्त में 2-4 लाइन में लिखकर बता देगा। अंग्रेजी में कहिएगा, अंग्रेजी में दे देगा, कहिएगा हिंदी में चाहिए, हिंदी में दे देगा। समझने के लिए सब तो समझ लीजिए, लेकिन जिसका ताल्लुक हमारा डायरेक्ट है, हम वहां इसकी बात कर रहे हैं। पहला देखिए, नोट कीजिए, पहला एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। अब यहीं पर देखिए, वायु हम पढ़ाने लगे तो हमको ध्यान में आ गया कि एक चीज आप नोट करें, हाईएस्ट परसेंटेज इन एयर। हाईएस्ट परसेंटेज इन एयर यदि आपको पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, समझ गए? 4 गैस का नाम दे दिया, अब बोलेगा किसका हाईएस्ट परसेंटेज नेचर में रहता है। इससे अवगत है? यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन 78% होता है, बाकी रहता है। सर पूछ क्या रहे हो? वो ज्यादा पाते हैं, वो ऑप्शन रहेगा, आप ढूंढ लेंगे।
ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आप जिसको ज्यादा पढ़ते हैं वो आपका आंसर सही हो जाएगा। नाइट्रोजन होता है। उन्हें आपको एक क्या बताया कैसे पूछा जा सकता, समझ गए? एयर पर ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, इसीलिए अब आप समझ लीजिए वायु स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। जब वायु के अवयव में हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और उस बिगड़ जाता है तो उसे ही वायु प्रदूषण के नाम से पुकारा जाता है। यानी वायु का जो अपना स्वाभाविक गुण है और उसके जो भी अवयव हैं, उस अवयव में यदि गंदगी का प्रवेश हो गया तो वहीं पर वायु प्रदूषित हो गया। अब आपके सामने में आएगा धुआं का उसमें प्रवेश कर जाना, धूल के कण का प्रवेश कर जाना, वाष्प का के रूप में उसमें प्रवेश कर जाना। बहुत तरह की गंदगी को हम जला देते हैं, उससे जो धुआं निकलता है उसका प्रवेश कर जाना। हम विभिन्न तरह के जो चीजें घर में उपयोग करते हैं उन चीजों के कारण, जैसे अभी लाइट पॉल्यूशन की बात की, तो आप देखेंगे कि हम इतना अधिक किसी अवसर पर आवश्यकता से अधिक लाइट को यूज कर लेते हैं तो उससे जो प्रदूषण निकलता है वो सब वायु में पहुंच जाता है। और इस प्रकार वायु में पहुंचने के बाद वायु का जो अपना स्वाभाविक गुण है वह समाप्त हो जाता है। अभी 2-3 साल पहले ही आपने दिल्ली का दीपावली के अवसर पर जो वहां पटाखे छोड़े गए, मॉर्निंग में कितने बच्चों को और कितने बूढ़ों को लाखों में अस्पताल की ओर जाना पड़ा। उसके बाद दिल्ली सरकार ने देखा कि दिल्ली का एरिया बहुत वायु के कारण बहुत प्रदूषित हो गया है, तो गाड़ियों पर अंकुश लगा दिया और एवन नंबर के द्वारा कि सोम को और चलेगा तो मंगल को एवन चलेगा नंबर। और इस तरह की सीएनजी यूज हो रही है सर, उसके लिए पेट्रोल का कम यूज हो रहा है। नहीं, मेन था उसका वायु। देखिए ये हम अभी खनिज पदार्थ पर नहीं बात कर रहे बेटा, क्वेश्चन से सीएनजी और पेट्रोलियम का बात कर रहा हूँ सर, उससे भी तो पोल्यूशन होती है ना सर पेट्रोलियम से। हाँ वही तो बोल रहे हैं, जो ही गाड़ी कम होगी तो मात्रा तो कम निकलेगा ना। बिकॉज सीएनजी में सर पोल्यूशन नहीं ना होता है सर। नहीं सीएनजी नहीं, हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं जो गाड़ियां चल रही थी। अभी कहां भारत में कितने % सीएनजी गाड़ी आई है ये देखिए आप, नंबर 1। नंबर 2, सीएनजी गाड़ी में भी मैकेनिकल जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई पुरानी गाड़ी है, सड़ी हुई गाड़ी है, वो भी प्रदूषण को फैलाता है और वायु को प्रदूषित करता है। आप जान लीजिए पुराने टायर जो हैं, पुराने टायर जो हैं गाड़ी के, जिसको नहीं चलाने की अनुमति देती है, लोग किसी तरह चला रहे हैं, उसके रगड़न से भी वायु प्रदूषित होता है। कहने का मतलब यहां पर यह समझना है हमको, वो हम लोग कारण में बात करेंगे, यहां इतना ही समझना है कि वायु का जो अपना नेचुरल क्वालिटी है, स्वाभाविक उसका गुण है, वह स्वाभाविक गुण समाप्त हो जाता है और उसमें उसके जो अवयव होने चाहिए उस वहां पर गंदगी प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होता है। अब ओजोन लेयर भी तो हुआ ना वायु पोल्यूशन से ही, एयर पोल्यूशन से, ओजोन लेयर में जो होल हुआ सर। हाँ उसी का कारण है ना, वो तो फिर आप लोग देख कर जाते हैं। केवल अभी के क्लास में आप केवल वायु प्रदूषण समझ लीजिए,
कल के क्लास में हम लोग कॉज और इफेक्ट में इसका बात करेंगे। अच्छा, ओके सर, ओके सर। हाँ, कल का क्लास जो होगा उसमें कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देखिएगा, हम बतलाएंगे। हम ध्यान रखे हुए हैं कि आपका क्लास हम 1 घंटा से 1.5 घंटा के अंदर समाप्त कर दें और आपका विषय वस्तु का ज्ञान हो जाए। यदि यहां हम कॉजेज की बात करने लगेंगे, इफेक्ट की बात करने लगेंगे, तो फिर आगे हमारी गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी। समझ गए? ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब होता है क्या कि वायु प्रदूषण जब होगा तो नेचर का जो अपना स्वभाव है वो स्वभाव नहीं रह जाएगा। स्वाभाविक है कि हम इफेक्ट में बात करेंगे, लेकिन उसका स्वाभाविक गुण नहीं रह जाएगा। और जब स्वाभाविक गुण नहीं रह जाएगा तो स्वाभाविक है जिसमें जीवन है, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मोटे कीड़े मकोड़े, जलीय पदार्थ, सभी पर, यानी ऐसे समझिए जैव और अजैव दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने एक दिन साल में जैव विविधता दिवस भी मनाते हैं। मतलब कि जैव विविधता में यही फिलॉसफी है ना कि हर जीव का एक दूसरे से संबंध है और हर जीव एक दूसरे का पूरक है। तो वहां पर वह जैविक विविधता को बनाए रखने में वायु प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। जैसे फूड चेन भी बोल सकते हैं ना सर, फूड चेन। क्या क्या बोल सकते हैं? मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है फूड चेन के मतलब रिगार्डिंग। हाँ हाँ, इकोसिस्टम बोल सकते हैं उसको। सही बात है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम भी आप कह सकते हैं उसको कि इकोसिस्टम के तहत हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इकोसिस्टम तो जैव विविधता से भी एक कदम आगे है। वो तो कहता है कि जैव विविधता तो कहता है केवल जीव जिसमें जीवन है वो संबंधित है, और वो कहता है कि नहीं, अजैव को भी, पहाड़ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, झरने भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, नदी नाले उतने ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ना, कारण और प्रभाव में सारी बातें आएंगी। तो इस प्रकार हम लोग वायु प्रदूषण को आज समझे कि वायु प्रदूषण का अर्थ क्या हुआ, यह किस प्रकार हमारी प्रकृति को बदल रहा है, इसको समझना है। दूसरा टेक्स्ट पढ़ाइए, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। अब देखिए, जल प्रदूषण आया तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया कि हमारे बॉडी में कितना परसेंट जल का है? 70% सर। 20% सर। 5% है। हमारे में यदि आप तो 60% 70% है सर। 70 मान लीजिए, लेंगे। सर मेरे में 80 है सर। हम ये माइक पढ़ लो एमडी। बोलिए, अब आप समझिए बात को। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में 65 to 70% पानी है, और हाँ, तब सोचिए पानी कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और यह पानी, जल किस प्रकार प्रदूषित हो रहा है, जो कि मानव जीवन के लिए खतरा बन गया है। आप ध्यान से एक साधारण बात को आप ध्यान से, जब मानव जीवन का आधार जल, जीव, माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर
प्लीज तो जब जल का स्वाभाविक गुण मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जलीय जीवन आदि के लिए खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है तो सिद्धार्थ माइक को ऑफ करो, सिद्धार्थ माइक को ऑफ करो। तो उसे ही जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, आप वर्तमान भारत में और विश्व के स्तर पर आप देखें हमारी जल की स्थिति क्या है, हो गई है। जल को बर्बाद करते हैं और दूसरी तरफ जो शुद्ध जल हमें पेयजल है उसकी मात्रा इतनी नगण्य है और उसको भी हम गंदगी फैला रहे हैं। आप गौर से देखें, अभी कोरोना महामारी के समय में भी आप देखे होंगे कि विभिन्न कारणों से अपने परिजनों को दफनाने के बजाय उसको गंगा में प्रवाह कर दिया। उनके दिमाग में था कि चलो भाई अपने परिजन को गंगा में हम दे दिए और वो पवित्र हो गया। लेकिन स्थिति क्या भयानक हुई कि पूरा जल दूषित हो गया, प्रदूषण से युक्त हो गया और वह जल जहां जहां जिस एरिया में गया, जिस समुद्र में गिरा, उसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु थे सब मृत्यु को प्राप्त कर गए। मछलियां मरकर ऊपर में उबलाने लगी। इस प्रकार यदि आप गौर से देखें तो यहां पर कौन सा क्रियाकलाप जल को अपवित्र कर रहा है? मानवीय क्रियाकलाप। आप जो आप लोग छोटे हैं, हम लोग के जब आपके एज में थे तो हम लोग अपने गांव के पोखर में जाते थे तो आराम से उसमें स्नान करते थे, तैरते थे। और उस कुछ खास एक दो पोखर था जो मवेशियों के लिए अलाउ था कि मवेशी वहां स्नान करेंगे, वहां पानी पिएंगे। इतना प्रोटेक्टिव था जल को रखना। लेकिन आज किसी भी गांव में जाए जल क्योंकि हम संवेदनहीन हो गए हैं। अब चले जाइए ना, हम जिस मोहल्ला में रहते हैं गंगा सागर के पास, माइक ऑफ कर लें प्लीज, माइक ऑफ कर लें। गंगा सागर में रहते हैं। यहाँ पर एक गंगा सागर बहुत बड़ा तालाब है जहां मरवाड़ी कॉलेज अवस्थित है। चारों बगल के मकान के चारों बगल जो मकान बना है, आप सभी घरों का सर्वे करें, सभी घरों के लोगों ने अपने घर के नाले को गंगा सागर में गिरा। सर MLSM कॉलेज वाला भी वो जो तालाब है, हाँ, वहां की भी कोई स्थिति है कि सभी लोगों ने अपने घर के नाले को वहां गिरा डाल दिया है। मदारपुर के पास पर नहीं, बाथरूम का जो टैंक होता है, सेप्टिक टैंक, उससे जो पानी निकलता, जो बच्चा बोला है MLSM कॉलेज के, वहां गिरा दिया गया है। अब सोचिए, एक तरफ वहां लोग स्नान करने जाते हैं और दूसरी तरफ वहां पर किस तरह का पानी गिरता है। सर तो लोग के पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना, तो गवर्नमेंट को भी इसमें इनिशिएटिव लेनी चाहिए ना सर। फिर तो हम लोग बात करेंगे सुधार में। हम बार बार कह रहे हैं आप लोग को कि इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स लाने में BPSC UPSC में दिक्कत हो जाती है। सर आप डिप में जा रहे हैं तो हम लोग को पढ़ रहे हैं। बीच में मत बोलो, ठीक है? अभी सर का पहले पूरा चीज सुन लो, उसके बाद सर क्वेश्चन खुद बोलेंगे करने के लिए, तब क्वेश्चन करना। बीच में डिस्टर्ब मत करो कोई।
आप लोग धैर्य से सुनिए, और कोई कंफ्यूजन रहेगा ना तो जब हम पढ़ाई समाप्त कर देंगे आप नोट कर लीजिए, हम इत्मीनान से समझाएंगे, हम घबराएंगे नहीं आपको, हम जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे, आपको पढ़ाने आए हैं। जब तक सेटिस्फाइड आपको नहीं करेंगे तब तक हमको तसल्ली नहीं होगी। आप केवल ये समझिए आप यहां पर कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण की समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है, समझ गए। हम तो बाद में कल क्लास में तो जानेंगे ही कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण में आएंगे ही सब बातें चलकर। आपने जिस सरकारी प्रयास, सब कुछ हम लोग सरकार के भरोसे क्यों जिंदा रहना चाहते हैं? आपके घर के सामने में कचरा आपने अपने दरवाजा पर जाकर पेपर को लपेट कर इस सर पर फेंक दिया, आप चाहते हैं सरकार उठा के इसको ले जाए? अरे हम ये मान सकते हैं कि हमारे मोहल्ला में डस्टबिन नहीं है, हम मान सकते हैं इस बात को, तो हम किसी कोना को, एक स्थान को गंदगी का स्थल बना दे जहां पर कि वहां हम जमा करें। देखिएगा नगर निगम गाड़ी आगे उठा कर चला जाएगा। हम तो शुरू में ही बोले कि हमारा देश अभाव में है, हमारा स्थान अभाव में है, लेकिन इसमें हम कैसे बेटर कर सकते हैं, इसलिए इस ज्ञान को लेना है। जो बच्चे कहते हैं सरकार का दोष, मैं उस बच्चे को कह रहा हूं, बस आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि हमारे द्वारा जल प्रदूषित नहीं होगा, बस हमारे द्वारा जल बर्बाद नहीं होगा, बस इतनी जिम्मेदारी हम हर नागरिक ले लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं सरकार का काम नहीं है, मैं ये कतई नहीं कहूंगा, लेकिन समझ आप ग्रेजुएट आउट कर जाओगे। अभी आपको एग्जाम हो गई है, कोरोना के चलते गया, नहीं तो हो गया रहता। आप किसी कंपटीशन बंद कर लें, मैक बंद, किसी कंपटीशन में निकाल लेंगे, आप ही में से कोई बच्चा इस शहर का डीएम कराएगा। मैं वैसे बच्चों को कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे, हम पहले ही बोल दिए हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास है, सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है, और उस सैद्धांतिक ज्ञान को जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, किसके साथ दूसरा देखे या ना देखे, हम आप स्वयं अपने आप को तो देख सकते हैं, यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा नोट कीजिए, साउंड पॉल्यूशन, और साउंड के बाद बॉक्स में नॉइज भी लिख लीजिएगा, किसी किताब में नॉइज पॉल्यूशन रहता है, साउंड बॉक्स में नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण, और नॉइज का हिंदी हो जाएगा शोर प्रदूषण। यहां पर फिर एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, समझने की जरूरत है। यहां पर हम आप जो बात करते हैं उसको बात करने का स्तर कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना नीचा होना चाहिए, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, डेसिबल। 20 से 20,000 डेसिबल सर। 20 से 20,000 डेसिबल। 20,000 हर्ट्ज। कितना डेसिबल? 20 to 20,000। नहीं, हम कहा गया है कि हम लोग यदि नॉर्मल रूप में बात करें तो उस बात 25 से 30 डेसिबल के बीच में रहता है, ये नॉर्मल हुआ। यस सर, सामान्य बात। माइक बंद कर लें आप लोग, माइक बात कर लें। हम बोले ना, आप जहां कंफ्यूजन है नोट कर लीजिए, क्लास खत्म होगा हम बोलेंगे। तो उसको डेसिबल कहते हैं। तो 25 से 30 के बीच में हम लोग बात किए तो सामान्य हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा।
लेकिन जो ही हम लोग 30 से 60 तक हम लोग सुनने की स्थिति में रहते हैं, बोलने की स्थिति में रहते हैं, इतना तक छूट है विज्ञान के हिसाब से। लेकिन 60 से ऊपर जब हो जाता है बोलचाल की भाषा या कहीं का आवाज जो हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। यानी 25-30 के बदले कहां चला गया, 60 से ऊपर आया है 2011 के रिसर्च के द्वारा कि नगरीय क्षेत्रों में और औद्योगिक क्षेत्रों में गाड़ियों के कारण, मशीनों के कारण, लाउड स्पीकर के कारण आम लोग 80 से 100 डेसिमल के बीच में जिंदगी जी रहे हैं। अब सोच लीजिए कि हमारा आपका शोर कितना प्रदूषित हो चुका है। आप गौर से देखेंगे शादी विवाह में जब बैंड बाजा लेकर प्रोसेशन चलता है, तो पहले हम लोगों के समय में भी होता था एक प्रोसेशन, तो बैंड पार्टी वाले का ग्रुप होता था, डम डम या बाजा वगैरह। अब उसके साथ 1-2 नहीं, 10 लाउड स्पीकर लगे होते हैं। और वो कौन डिस्को डांसर वाला होता है जो एक प्लेटफॉर्म बनता है और वहां पर बच्चे लोग डांस करते हैं, तो मनोरंजन के सेंस से यदि उसका वाइब्रेशन को आप नोट करेंगे 100 से ऊपर रहता है। और उस शोर वाले वातावरण में हम लोग 2-4 घंटा, 8 घंटा या भर रात शादी विवाह में रहते हैं। अब देखिए ना, इस शोर पॉल्यूशन को बढ़ाने में हमारा धर्म का भी बहुत बड़ा हाथ है। मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है और भजन कीर्तन हो रहा है, वहां अल्लाह अकबर हो रहा है। उतना ही नहीं, हद तो तब हो जाता है कि घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है और उसको लाउड स्पीकर में लगाकर पूरे मोहल्ला को सुना रहा है। हॉर्न क्या बोले? हॉर्न लगाता है, हॉर्न। हाँ, वही तो कह रहे। तो आप खुद नॉर्मल डेसिबल से ऊपर में जिंदगी जी रहे हैं और दूसरों को भी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आए दिन कोई कार्यक्रम होगा मोहल्ला में तो लाउड स्पीकर भर रात बजता रहेगा। थोड़ा भी बजाने वाले को ख्याल नहीं है कि कोई हार्ट का पेशेंट है या कोई पेशेंट है या कोई नवजात शिशु जन्म लेने वाला है, उसकी मां पर क्या असर पड़े, कोई चिंता नहीं है। हम लोगों ने अपने क्रियाकलाप के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा इसको इस तरह प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है कि बिना शोर शराबा के फंक्शन की पूर्णता नहीं होती है। वही लंदन की बात कर रहे थे, हमारे वहां एक रिश्तेदार में पोता भी रहते हैं, तो हमने कहा बेटा कि डॉक्टर साहब डॉक्टर है, हमारी इच्छा है कि हम थोड़ा कैम्ब्रिज देखें और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखें। बचपन से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं, तो कि बाबा हम ले चलेंगे आप सैटरडे को। और वो लेकर गए। जहां हम खड़े थे तो वहां से लगभग 150 किलोमीटर था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और वहां से जो गाड़ी गई कैम्ब्रिज, आपको जान के आश्चर्य लगेगा, एक बार गाड़ी की हॉर्न नहीं बजी और न दूसरे गाड़ी की हॉर्न बजी। तो हम करीब 25-30 किलोमीटर के बाद बोले कि घर का नाम उसका मोना है। मोना,
कि आवाज, क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं ना है बाबा, आवाज की जरूरत क्या है? क्या कि जिसको 60 से ऊपर में दौड़ना है तो इस लेन को पकड़े, जिसको 60 से कम में दौड़ना है इस लेन को पकड़े, जिसको 100 से ऊपर जाना है उस लेन में पकड़े, और नो नीड ऑफ हॉर्न है गाड़ी में, नहीं है तो बात नहीं है, लेकिन आवाज नहीं सुनी। और हमको लगता है कि 21 दिन 32 दिन 53 दिन जो रहे, कभी कहा एक दो बार सुन लिए, आवाज को सुन लिए, क्योंकि वहां के कल्चर में है आहिस्ते से बात करना। सर वहाँ ट्रैफिक लगते क्या? क्या ट्रैफिक वहाँ नहीं लगते हैं? क्या नहीं रखते हैं? ट्रैफिक वहां पर नहीं, जरूरत नहीं है। वो 200 लाइट लगा रहता है ना, ऑटोमेटिकली गाड़ी रुक जाएगी आपको, कि जब वो दिया तब चल देगी। और इतना ही नहीं, हॉर्न का कोई सवाल नहीं उठता है। यदि सपोज कीजिए कि एक जगह हम ओल्ड आदमी थे, क्रॉस कर रहे थे, तो हॉर्न नहीं बजाया, गाड़ी रोक दिया, तब हम फिर लौटने लगे तो गाड़ी वाला वहां से तरह कटा, मैंने यू गो, मतलब मैंने यू आर मोर इंपॉर्टेंट। अब पैदल चल रहे हो, मतलब पैदल चलने वाले को वहां पर श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है कि ये प्रकृति को गंदा नहीं कर रहा है, आवाज नहीं फैला रहा है। अपने यहाँ क्या है कि यदि हम रोड क्रॉस करते हुए कोई वृद्ध या कोई व्यक्ति क्रॉस कर रहा है, तब तक 400 गाड़ी दोनों तरफ से पोपियाना शुरू कर देगा। वो जो शोर है वह पूरा इतना प्रदूषित हो जाता है जो कि केवल प्रत्यक्ष रूप में जो जीवधारी है, मानव, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, सब पर प्रभाव डालता है। आपको जान के अच्छा लगेगा, इस शोर के कारण बहुत से पशु पक्षी विलुप्त हो गए, दूसरे क्षेत्र में चले गए जहां उनको शांति है। उनको तो लिबर्टी है, उसको तो पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं ना है। हम आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, आजाद है, चला जाता है। इसीलिए आप यदि सर्वे करेंगे तो बहुत सारे पशु पक्षियां विलुप्त हो गई हैं। इसलिए तो कहने का मतलब है कि इस शोर जो है, नॉइज जो है, ज्यादा जोर से बोलना या ज्यादा जोर से हल्ला कर कोई काम करना, या घर में हम लोग टीवी का वॉल्यूम जो है लगेगा जैसे सिनेमा हॉल वाला आवाज दे देते हैं। अरे घर में 4 दिन बैठे हुए हैं, टीवी का उतना आवाज देने की क्या जरूरत है? कुछ लोगों को देखिएगा मोबाइल पर जो बात करेगा लगेगा हल्ला कर रहा है। ये सब शोर प्रदूषण, समझ गए? तो इस प्रकार शोर प्रदूषण, माने साउंड पॉल्यूशन कहिए, शोर प्रदूषण कहिए, या ध्वनि प्रदूषण कहिए, इसकी ये जो है हमारे समाज में मानव जनित है, समझ गए? और फोर्थ हम बतलाएंगे आपको सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। मिट्टी भी कह सकते हैं, मृदा भी कह सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना, हमेशा हम बोलते हैं कि हमने एक आर्टिकल भी तैयार किया था कि सैद्धांतिक ज्ञान तो बहुत है हम लोगों के पास, और उस सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर हम लोग बहुत बड़ा बड़ा पद भी ले लिए हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, तो इतना सैद्धांतिक ज्ञान हो गया, तो उसके द्वारा हम उस चीज को पाना था, पा लिए। पद तो मिल गया, लेकिन सच पूछिए व्यवहार में हम उसको उपयोग नहीं कर पाए। पद मिल गया मुझे व्हाइट कॉलर जॉब वाला, या किन्हीं को व्हाइट कॉलर जॉब वाला, लेकिन व्यवहार व्हाइट कॉलर जॉब वाला नहीं रहा। अब देखिए ना, अभी ही आप क्लास ले रहे हैं, जितने बच्चे हैं, तो उसमें
ज्यादातर बच्चे, मोर देन 90% बच्चे, मैं दावा कर सकता हूं, आप पढ़ने आते हैं, समझने आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उस रुचि से नहीं आते। हम भी कहते हैं, भावना उनको वो नहीं रहती। जानता ही आप पढ़ाई करने नहीं आते, चैटिंग करने आते हैं। और मैं बोल रही हूँ जो कर रहे हैं ऐसे उनको लीव कीजिए यहाँ से, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बोलने से ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात बोले हैं। तो है क्या, इन बच्चों को है क्या कि वही व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है, और कोई बात नहीं। ये व्यवहारिक ज्ञान का अभाव कहिएगा केवल आप बच्चों में कुछ को है, सो नहीं, पढ़े लिखे लोगों में भी है, समझ गए। ये नहीं सोचिए कि जो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हो गया उसमें व्यवहारिक ज्ञान है, नहीं, वहां भी नहीं होता है। यहां पर हम पढ़ाने क्रम में यही बतलाना चाहते हैं कि जो ज्ञान हमको मिले उस ज्ञान को हम अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करें, तब वो अप्लाइड नॉलेज हुआ, व्यवहारिक ज्ञान हुआ, और वो हमारे जीवन को बेहतर करेगा। बेहतर का मतलब बड़ा पद पा लेना नहीं है, समझ गए। तो इस प्रकार यदि आप गौर से देखेंगे तो सैद्धांतिक तौर पर हम लोग भूमि को, पृथ्वी को माता कहते हैं, को माता कहते हैं, और अपने भारत का नाम भी उसी नाम पर भारत माता कर दिए हैं। जिस पृथ्वी को, जिस भूमि को हम माता कहते हैं, फिर उस माता के प्रति श्रद्धा कहां है, प्रेम कहां है, लगाव कहां है कि जहां मन हुआ जिद खोल लिए बैठ गए बाथरूम करने के लिए, जहां मन हुआ थूक दिए। यानी एक तरफ कहते हैं माता है पृथ्वी, और दूसरे तरफ उसको पढ़ा जहां तहां थूकते रहते हैं। चिनिया बादाम खा लिए, छिटका फेंक दिए माता के देह पर। कहने का मतलब यह है कि मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा जब भूमि की मिट्टी की स्वाभाविकता समाप्त हो जाए, उसमें नकारात्मकता आ जाए, तो उसे ही मिट्टी प्रदूषण के नाम से पुकारा जाता है। मानव ने क्या किया इस मिट्टी के साथ कि इस मिट्टी से हम, उसकी क्षमता इतनी है आपको देने की कि आपके स्वार्थ की पूर्ति कर देगा, लेकिन हम स्वार्थी नहीं हैं, हम लालची हो गए हैं। तो लालची का स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पाती है। अब एक कट्ठे भूमि की, जो हम सरल भाषा में समझाएं, एक कट्ठे भूमि की जो क्षमता है अन्न देने का, वो दे सकती है, देती है, वो हमारे लिए लाभप्रद है। लेकिन यदि एक कट्ठे भूमि की क्षमता है 2 मन गेहूं देने का, तो हम चाहते हैं उससे 5 मन गेहूं दें। तो क्या करते हैं हम? खाद का उपयोग करते हैं, हाइब्रिड वाले बीज का उपयोग करते हैं। तो चीजें तो हमको मिलने लगी, 2 के जगह पर 5 मन तो आने लगे, 80 kg के जगह पर 200 kg आने लगे। लेकिन उस मिट्टी की जो क्षमता होनी चाहिए वह क्षमता नहीं रह जाती, मिट्टी का स्वाभाविक गुण बदल जाता है, समझ गए। और इस प्रकार हम मानव ने मिट्टी को भी प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। एक प्रोफेसर मुजफ्फरपुर के, और तो बॉटनी के प्रोफेसर थे, और एरएस कॉलेज में टीचर थे वो, समझ गए। तो प्रोफेसर साहब जो क्लास लेने एक बार उनको जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट है जो थोड़ा हट के है, तो उस क्रॉस करके अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो
देखे क्या कि बहुत सुंदर सुंदर कद्दू भी पर लटका हुआ है उस पर। तो लौटते हुए तो बोले कि देखो बाबू कद्दू हमको चाहिए, तो थोड़ा बड़ा होगा तो हम फिर अगले सप्ताह में आएंगे या परसों आएंगे। वो थर्ड डे जो गए तो देखे क्या कि वो कद्दू जो इतना छोटा छोटा था वो इतना बड़ा बड़ा हो गया। कैसे हो गया? हाइब्रिड का था सर। नहीं, उसके उसमें सुइया डाल दिया था। हाँ राइट, मिट्टी के जड़ में जो पौधा था ना, उसके जड़ में जैसे हमको आपको अभी कोविड-19 का इंजेक्शन पड़ता है, उस तरह वो जड़ में इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन दे दिया गया। अब देखिए तो तत्काल लाभ के लिए वो कद्दू बड़ा बड़ा हो गया, वो तुरंत बेच लिया। इतना धैर्य नहीं है जो 15 दिन महीना दिन कद्दू को रखा जाए। नतीजा है कद्दू का नेचुरल स्वाद नहीं रहता है, और वो इंजेक्शन जो आप दिए पेड़ में वो जमीन में चला गया। अब वो मिट्टी प्रदूषित हो गई। मिट्टी को बनाए रखने के लिए क्या है, उसके ऊपर पेड़ पौधे अगल बगल होने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे पानी को बचाए रखते हैं, तो उससे भूमि जो मिट्टी की नमी बन जाए। हाँ, पेड़ पौधे हैं ही नहीं, अगल बगल जो नदी नाले थे वो जल भराव हो गया, मकान बन गए, बड़े बड़े होटल बन गए। आप बड़े बड़े शहरों का सर्वे करेंगे तो सरकारी जितने भी नदी नाले थे उस पर बड़े बड़े 5 स्टार होटल बन गए, सिनेमा हॉल बन गए। आप अपना दरभंगा का सर्वे करें तो बहुत से पोखर भर के बना दिए गए। तो मिट्टी की हवा तो लेते हो गंदा, पानी पीते हो गंदा, चीजें खाते हो गंदा, तो स्वस्थ कहां से रहोगे? इस प्रकार आप गौर से देखेंगे, वायु प्रदूषण हो डायरेक्ट हमको प्रभावित करता है और प्रत्यक्ष भी प्रभावित करता है। ये चीजें जो मां खाती हैं, यदि मां प्रेग्नेंट है उसके थ्रू बच्चा में जा रहा है। अब देखते हैं ना, पहले आप सुनते होंगे कि बीपी या शुगर, ब्लड शुगर या अन्य में होने लगा है। आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों में चश्मा कितना आंखों पर चढ़ने लगा है। अब सर्वे कर रहे, किसी से चले जाए सर, तो मोबाइल के चलते भी सर है क्या? नहीं, मोबाइल के चलते भी लगा है। हाँ, बहुत बड़ा बहुत फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये 4 फैक्टर जो हैं सर्वोपरि है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। इस प्रकार आपका आज का वर्ग समाप्त हुआ। हमने सिर्फ इतना ही बतलाया कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, और मैंने सिर्फ बाकी का नाम गिना दिया है। आप लोग अपना लैपटॉप खोलोगे समझ जाओगे। मैंने 4 प्रदूषण को इसलिए बताया कि ये हमारे आपके जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है। सर अब की जीवन, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अब कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। सर हिस्ट्री का कब क्लास चलता है, हिस्ट्री विषय का? ये हो गया किचन गार्डन वाला बच्चा वाला बात। सोशियोलॉजी के टीचर से आप पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री का क्लास कब शुरू होगा। कोऑर्डिनेटर तो आप ही है ना। प्लीज हम तो एक बार बोल दिए डीन के रूप में कि सभी विषय का बारी बारी से शुरू होगा। समझ गए? मैं शुरू में ही बोल दिया। सोशियोलॉजी का चूंकि मैंने बना के विश्वविद्यालय, ऑनर्स का क्लास स्टार्ट नहीं होगा। ऑनर्स वही तो थर्ड पार्ट ऑनर्स से क्लास शुरू होगा ना। फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या बोले? बोलिए बोलिए। ऑनर्स का ये
टेलीग्राम पे जो पीडीएफ आया हुआ था उसमें क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया हुआ है, मतलब फर्स्ट 20 ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट सर पिछले ईयर्स के सिलेबस में वैसा कुछ नहीं है, तो फिर हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे उसका? अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पिछले साल था वही रहेगा। आप पढ़ाया इसलिए जा रहा है डिटेल में, जान लीजिए जीईएस को इसलिए डिटेल में विश्वविद्यालय के द्वारा सेंट्रलाइज क्लास के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ताकि आप विषय वस्तु को जान लें, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में सुविधा हो और कल आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको सुविधा हो। ये केवल तत्काल लाभ के लिए नहीं है, ये आपके फ्यूचर को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। तो सर अदर सब्जेक्ट का नहीं होगा क्या सर, और जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं? न्यूज जो है सो सही न्यूज लिया कीजिए, गलत न्यूज मत लिया कीजिए। यूनिवर्सिटी के साइट पे जो भी न्यूज आता है यूनिवर्सिटी के साइट पे अपलोड होता है। कौन न्यूज? कहीं से ज्वाइन हो जाते हैं कुछ भी जो कर। कौन न्यूज गलत है यूनिवर्सिटी साइट पर? नहीं सर, ये जो बोल रही थी अभी कि पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज होगा तो यूनिवर्सिटी के साइट पे अपलोड होगा ना, जो भी कुछ होगा तो। अभी कुछ स्टूडेंट सब्सक्राइबर पे चेक किए, हम इधर उधर का न्यूज नहीं बताते हैं उसमें जी क्या नहीं, हुआ तो आप गलत न्यूज देखे हैं, आप गलत न्यूज देखे हैं। काइंड ऑफ। ठीक है, प्लीज आप चेक करिए, एलिमेंट टेलीग्राम पे साइट दिया हुआ है। जी यूनिवर्सिटी का थोड़ी ना है चैनल। ध्यान से सुनिए, किसी के प्रश्न का कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, सर आप हैं जवाब देने के। सर ठीक है सर हाँ सर, मेरा बॉटनी ऑनर्स था, मैं पिछले ईयर बॉटनी ऑनर्स का पेपर भी दी थी, बट एक पेपर मेरा छूट गया था, और जीएस का पेपर भी दी थी, तो मेरे को इस बार जीएस पेपर देना पड़ेगा एग्जाम? देना तो नहीं, पड़ेगा। इसकी जानकारी आपको परीक्षा विभाग देगा बेटा। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड डे सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। अरे भाई लोग, कब होगा इसका जो एग्जाम जो होने वाला है लगभग? अगस्त में। अगस्त में? अगस्त लास्ट में होगा एग्जाम। अरे यार, ये तो कोरोना तो पूरा लॉस कर दिया यार। सर छिए ये एग्जाम के भरोसे क्यों बैठे हो? जो करना है, तैयारी करना है वो करो, आगे करो।
अरे मनीष कुमार। शिवाजी चले गए हैं। गणेश सर नहीं है। ही इज नो मोर। ओफ, इट इज सो सैड। मयंक तो सालनी कौन है भाई? 2 मिनट का मौन रखते हैं। वी कैन डू दैट। हेलो शालिनी जी। ये मनीष आपके बारे में पूछ रहा था कुछ। गणेश सर हैं, चले गए। बोला तो हैं ही अभी हैं। उनको सर लगते हैं कहीं बिजी है। क्लास को ऑफ डिस्कनेक्ट करना चाहिए। क्लास रिकॉर्ड हो क्यों? रहा है तो। हाँ, क्लास डिस्कनेक्ट नहीं किए हैं सर। जब तक डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन का जो आईडी है वहां से जब तक ऑफ नहीं होगा तब तक क्लास चलता रहेगा। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे तो सर हैं। हाँ, लेकिन वो लगते हैं क्लास ऑन करके सिस्टम छोड़ के कहीं चले गए। हाँ तो मयंक सर आप जो कर रहे थे वो सारा लाइव जा रहा था, वो सारा रिकॉर्डेड होके यूट्यूब पे है। हाँ, अच्छी बात है ना भाई, आईएएस का जानकारी मिल जाएगा सबको। हाँ तो आपने पिन कर रखा है ना, कौन आईएएस सालनी बनेगा? ये तो पिन कौन होता आईएएस क्या है? बनेगा? मैं तो ऐसे ही किया। आईएएस कौन बनेगा? शिवाजी शिवाजी हाँ भाई। सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये बैंक है ना वो गणेश सर का नंबर है किसी के पास, उसको फोन करो। उनका नंबर है तो उनके कांटेक्ट करके बोलो क्लास को। आईएएस कौन बनेगा हो? ये कहाँ गए हमारे मनीष भाई? ओह, मनीष सिंह या मनीष गुप्ता? अब देखना पड़ेगा कौन है, 1 मिनट। अच्छा, मनीष गुप्ता, मनीष सिंह। तो निकल गए मनीष भाई। हाँ, मनीष सिंह। शिवाजी, श्रवण ओ अभी शिवाजी, मत बोल। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वो पीडीएफ भेज देना थोड़ा, ठीक है? ठीक। ये तो चलता रहेगा फिर 24 आवर, यदि सर जब तक बंद नहीं करेंगे। अब जब तक सर का लैपटॉप डाउन नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। सर सो गए क्या? एक्चुअली सर थक गए होंगे, कहीं घूमने उमने गए होंगे। क्या बोल रहे हो भाई, थक गए होंगे? थक गए होंगे, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना। अब वो मतलब थोड़ा सा ओल्ड एज हो गए ना, तो थोड़ा सा थक गए होंगे। क्या बात कर रहे हो भाई? सही में होता, देख के नहीं लगता था सर, मतलब पानी वानी पीने गए होंगे, आई मीन। थक गए हैं, एक बार फिर से सोच लो। अब वो तो अब सरवन भाई बोलेगा जो सर थकते हैं कि नहीं। नहीं, सर क्यों थकेंगे? सर ऐसे कैसे थक जाएंगे? सर तो अच्छे हैं। वही ठीक है भाई। तब मनीष भाई क्या कर रहे हो आजकल तुम? भाई लीव ले लो, यूनिवर्सिटी ले गया है, ठीक है? पक्का करना मत करना। क्या? अरे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, लीव ले लो, बेटर होगा।
वैसे भी मेरा थोड़े ना नाम, जो नाम ये है वो नाम एक्चुअल में है ही नहीं, क्या दिक्कत होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, लीव ही हो जाते हैं बिना मतलब। शर्वन लीव करे क्लास को। हाँ कर लो, क्या दिक्कत। अब सर नहीं है तो क्या करें, हो जाओ।